प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा स्थगित। खराब मौसम के कारण उत्तरकाशी का दौरा टला। शीतकालीन यात्रा का संदेश देना था दौरे का उद्देश्य। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को इस साल मिलेंगे 80 विशेषज्ञ डॉक्टर। सबकी दुर्गम पहाड़ी इलाकों में होगी तैनाती। 2027 तक खाली पदों को भरने की बनाई गई कार्य योजना। उत्तराखंड में एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा पश्चिमी विक्षोभ। आने वाले दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की भी चेतावनी जारी। 27 और 28 फरवरी को अधिकांश जिलों में बारिश और बर्फबारी की भी उम्मीद। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्यक्रम राजभवन में आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित भी किया। का विमोचन जो USDMA और डैशबोर्ड के लोकार्पण के अवसर पर हम सबके मार्गदर्शक और लगातार जिस प्रकार से हम लोग नहीं रुकते, क्योंकि जो अनुशासन है, जो सिखलाई है, सिखलाई मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेगी जी बोल रहे थे अभी, तो फौज में सिखलाई बोलते हैं ना सर। जो सिखलाई हम लोगों ने प्राप्त की है उसको अपने जीवन में जिन्होंने उतारा है, हमारे राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल आदरणीय गुरमीत सिंह जी, जो रुद्रप्रयाग जनपद के प्रभारी मंत्री भाई सौरभ बहुगुणा जी, रुद्रप्रयाग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहला जी, मंडी परिषद के हमारे चेयरमैन श्री डॉक्टर अनिल डब्बू जी, रविनाथ रमन जी, विनोद सुमन जी, स्वाति भदौरिया जी, आनंद स्वरूप जी, राजकुमार नेगी जी, रुद्रप्रयाग जनपद से यहाँ आए हुए जिलाधिकारी श्री डॉक्टर सौरभ जी एवं सभी यहाँ पर उपस्थित, अब डॉक्टर प्रसाद साहब भी दिख रहे हैं, नगन्याल जी भी हैं, चौहान जी भी हैं, मैं सभी को जानता हूँ। उधर से हमारे ADG साहब हैं, अंशुमन जी हैं, रिदिम जी जिन्होंने आपदा में बड़ा काम किया, हमारे सभी अधिकारीगण उपस्थित, हमारे सभी पत्रकार मित्र, मीडिया के सभी मित्र, छायाकार बंधु और विभिन्न आपदाओं से पूरे राज्य को हर समय अपडेट करने वाले, उनको सहायता करने वाले, हर चुनौतियों में प्रबंधन करने वाले हमारे आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए आप सभी राज्य के रक्षकों का, सभी महानुभावों का मैं इस अवसर पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस अवसर पर हम सभी का मार्गदर्शन करने वाले, और कोई अवसर ऐसा नहीं होता है जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, कोई चुनौती हमारे समक्ष खड़ी होती है, तो हमारा मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम श्री केदारनाथ जी में जो 31 जुलाई की मध्य रात्रि को एक भीषण आपदा आई थी, और उस दौरान जो अनेक प्रयास आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा, पूरे प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, हमारे सभी वहां के उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा, व्यापारिक संगठन, धार्मिक संगठन, स्वयं सहायता समूह, अनेक लोगों ने जो अपना योगदान दिया, उसी का आज हम सब उन प्रयासों को दर्शाने वाली कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने के साथ ही आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो नवाचार हो रहे हैं, जैसा अभी राजकुमार नेगी जी यहाँ से प्रेजेंटेशन
हम सब लोग देख रहे थे कि कितने हमारे यात्री आए हुए हैं, कहाँ पर क्या स्थिति है, उस चीज़ों को अपडेट करने में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए जो डैशबोर्ड है उसका आज लोकार्पण हुआ है। भाइयों बहनों, पिछले वर्ष जो आपदा आई और वो समय था चारधाम यात्रा का भी समय था। जैसा अभी सौरभ जी ने कहा कि वास्तव में बहुत कठिन समय था और ऐसा भी लग रहा था कि जो है कि यात्रा दोबारा कैसे शुरू होगी। बड़ा कठिन समय था और रात को पूरी रात भर हमारे सुमन जी और श्री विनय शंकर पांडे जी, हमारे जो है पूरे आपदा प्रबंधन की टीम, हमारे गृह मंत्रालय की टीम और जिला एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के जिलाधिकारी, पूरी उनकी टीम, पूरे रात भर हम लोग मुझे ध्यान है कि 4-5 बजे तक मैं भी लगातार उनके संपर्क में रहा और प्रातःकाल 8 बजे उस दिन हमारा एक यहाँ पर मैंने जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक रखी हुई थी और इतनी बड़ी आपदा आ गई तो हमने तुरंत जो है उस बैठक को स्थगित किया। सतपाल महाराज जी का मुझे फोन आया कि बैठक में कितने बजे आना है लक्ष्मी जी, तो मैंने उनको कहा कि अब आज बैठक नहीं कर पाएंगे और आज हम लोग जो है यहाँ से सीधे केदारनाथ जी में जाएंगे। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा स्थगित। खराब मौसम के कारण उत्तरकाशी का टला दौरा। मुखबा और हर्षे लाने का था कार्यक्रम। शीतकालीन यात्रा का संदेश देना था उद्देश्य। अब मार्च के पहले हफ्ते में आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा स्थगित हो गया है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी स्थगित हो गया है दोबारा। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है उत्तराखंड दौरा वो अभी स्थगित हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो है उत्तरकाशी आने वाले थे, जिसका जो कि अब दौरा स्थगित हो गया है और मौसम के चलते ये दौरा जो है प्रधानमंत्री का वो स्थगित किया गया है, क्योंकि मौसम के बिगड़ने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। बारिश और बर्फबारी का भी अनुमान है, तो इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री का दौरा फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च से 5 या 6 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं। उत्तरकाशी के मुखबा में प्रधानमंत्री जी का दौरा होना है और वहां पर शीतकालीन यात्रा प्रवास पर प्रधानमंत्री करके शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए और शीतकालीन यात्रा का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है उत्तराखंड वो पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री का दौरा कब फाइनल होता है, चीजें देखने वाली होंगी। और जब उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो यहाँ पर क्या कुछ नई सौगात उत्तराखंड को प्रधानमंत्री देंगे, तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। तो अरुण, क्या माना जाए, क्योंकि शीतकालीन यात्रा का जिस तरह से उद्देश्य था भी उसका प्रचार प्रसार करने का, और 2 से 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले भी ये कार्यक्रम स्थगित हो गया, लेकिन अब मौसम विभाग ने जाहिर किया है अनुमान। तो अब क्या माना जाए, कब ये दौरा हो सकता है और कब तक मौसम साफ रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है ताकि प्रधानमंत्री का दौरा हो सके? जी विशाल, बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का दौरा अब मार्च में माना जा रहा है और 5 या 6 मार्च को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ सकते हैं। तो ऐसे में अब हाल 1-2 दिन में मौसम जो है वो साफ हो जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री का दौरा जो है दोबारा से मार्च में जो है वो होगा। और इस चीज को लेकर के तमाम तैयारियां भी शासन प्रशासन के स्तर से, राज्य सरकार के स्तर से तमाम तैयारियां चल रही है। और ऐसे में अब मार्च में जो है दौरा होना है, तो मार्च में कौन सी डेट फाइनल होती है इन दोनों डेटों में से, वो तमाम चीजें भी देखने वाली है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लक्ष्य से बड़ी खबर, बोर्ड परीक्षा को लेकर हरिद्वार पुलिस सख्त। परीक्षा के दौरान धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर रहेगा बंद। हरिद्वार एसएसपी ने जिले के थाना और चौकी प्रभारियों को दिए निर्देश। बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर पुलिस सख्ती से करे पालन। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एसएसपी हरिद्वार ने यह निर्देश जारी किए हैं और ये कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान लाउड स्पीकर पूरी तरह से बंद रहेगा। सभी चौकी और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि सिटी और देहात के सभी थाना इंचार्जों को, चौकी इंचार्जों को आप ये नोट कराएंगे और सीक्यू करके बताएंगे
कि आगामी बोर्ड की जो परीक्षाएं अभी चल रही हैं और उस परीक्षाओं में जो निर्धारित डेसिबल से ऊपर अगर कोई आवाज आती है और 10 बजे के बाद जो भी डीजे बजता है या ऊंची आवाज में कोई लाउड स्पीकर बजता है तो उस पर तत्काल जो वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाए और इसकी जो भी रिपोर्ट है आप कमांड पर नोट कराएंगे। शाम के समय जितनी भी आपकी कार्रवाई है वो आप इधर भी नोट कराएंगे कि आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के दिशा निर्देश एसएसपी की ओर से दिए गए हैं? बिल्कुल देखिए, विशाल शादियों का सीजन है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि बोर्ड परीक्षाएं भी चल रही है, जिसको यहाँ पे विभाग पुलिस ने ध्यान में रखते हुए एक आदेश जारी किया है, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि यदि रात को तेज आवाज में डीजे बजते हैं या फिर 10 बजे के बाद यहाँ पे कोई डीजे बजाया जाता है तो उसके ऊपर यहाँ पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हमने देखा कि हरिद्वार पुलिस ये चाहती है कि जो बोर्ड परीक्षा है उसमें जो तमाम जो छात्र अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में कोई बाधा ना आए, कोई परेशानी उनके सामने ना आए, इसको लेकर ये फैसला लिया गया है। हालांकि जो डीजे बजाने का जो समय वो रात की देर यहाँ पे 10 बजे का रखा गया है, लेकिन ऐसे में भी उसका एक जो डेसिबल साउंड है वो यहाँ पे सेट किया गया है कि इससे ज्यादा आवाज में कोई डीजे यहाँ पे नहीं बजाया जाएगा। यदि कोई डीजे बजाता है तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई भी यहाँ पे की जाएगी। इसको लेकर हरिद्वार के एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने तमाम जो चौकी थाने तह से लेकर देहात तक उनको ये आदेश जारी कर दिया गया है कि यदि किसी के क्षेत्र में कहीं पे लाउड स्पीकर या फिर कोई डीजे या शादी विवाह या किसी अन्य प्रोग्राम में कोई तेज आवाज में डीजे बजता हुआ पाया जाता है या फिर 10 बजे के बाद में डीजे बजाया जाता है तो उसके ऊपर यहाँ पे कड़ी कार्रवाई की जाए। जी विशाल। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लक्सर से बड़ी खबर मिल रही है, सरकारी समितियों में नामांकन पत्रों की बिक्री, मतदान पर लगे रोक। सभापति और उपसभापति के नामांकन और मतदान पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये रोक लगी। कोर्ट के अग्रिम आदेशों तक चुनाव प्रक्रिया स्थगित रहेगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चुनाव प्रक्रिया में रोक लगाई गई है। और हाईकोर्ट के आदेशों पर यह रोक लगाई गई है। कोर्ट के अग्रिम आदेशों तक चुनाव प्रक्रिया स्थगित भी कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकारी समितियों में नामांकन पत्रों की बिक्री, मतदान पर भी रोक लगाई गई है। उत्तराखंड में पहली बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक 26 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके बाद 27 और 28 फरवरी से अधिकांश जिलों में बारिश और बर्फबारी की भी उम्मीद है। इसके अलावा 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। लेकिन 26 तारीख से जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि हल्की से मध्यम तक की जो बारिश है वो गढ़वाल क्षेत्र में आपको 26 शाम रात से दिन से वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो कुमाऊं क्षेत्र के भी अंदर के डिस्ट्रिक्ट उनमें भी कहीं कहीं पर जो है, जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, उनमें मिलेंगी 26 को भी जो है। जब आप 27 को जा रहे हैं तो रेनफॉल एक्टिविटी में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 27 तारीख को जो है हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। और इसी तरह जो 28 तारीख को भी है, उस दिन भी जो है अधिकांश जगहों में हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ने जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि 27 और 28 फरवरी को बारिश और बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का अलर्ट मौसम विभाग ने एक बार फिर से जारी कर दिया है? देखिए विशाल, जिस तरह देखा जाए कि एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम विभाग ने मौसम को लेकर के अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा कि एक आने वाले कल में जिस तरह से चेतावनी जारी की गई है कि बारिश और बर्फबारी होगी, और साथ ही मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक 26 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके बाद 26 की रात से मौसम बदलना शुरू हो जाएगा और 27 और 28 फरवरी में अधिकांश जनपदों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, चाहे उत्तरकाशी हो, रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, पिथौरागढ़ हो, रुद्रप्रयाग हो, तो जो ये क्षेत्र हैं इनमें भारी बर्फबारी की संभावनाएं भी जताई जा रही है। कि उन्होंने कहा है कि अच्छी बर्फबारी जो है वो भी देखने को मिल सकती है। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते उत्तराखंड में मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ नजर आएगा और
अच्छी बारिश जो है मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगी, तो वहीं जो है बर्फबारी भी अच्छी जो है पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर जो है एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग के लिए इस बार देहरादून नगर निगम न केवल अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है बल्कि सामूहिक प्रयासों पर भी जोर दे रहा है। मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि दून की जनता बहुत ही सभ्य और पढ़ी लिखी है। पूरे भारतवर्ष में देहरादून को जनता को बड़े ही सम्मान के साथ भी देखा जाता है। उन्होंने कहा है कि अगर पूरा दून की जनता ये सोचे कि हमें अपने घर को स्वच्छ रखना है तो देहरादून भी स्वच्छ जरूर हो जाएगा। यहाँ तक कि बाहर से आने वाले लोग भी इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे। सबसे पहली बात एक मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने एक आप सबसे कहा कि एक अगर ये हमारी जो देहरादून की जनता है बड़ी संभ्रांत जनता है और आपस में भाईचारे से भी रहती है और बड़ी पढ़ी लिखी देहरादून की जो जनता है मानी जाती है। पूरे भारतवर्ष के अंदर देहरादून की जो जनता है इसका बड़ा सम्मान के साथ लोग देखते हैं। सिर्फ एक बात समझनी हम सब लोगों को है कि हमारा घर है और हमारा घर अगर स्वच्छ रहेगा तो निश्चित तौर पे ये भावना जिस दिन हमारे देहरादून की जनता के अंदर आएगी, निश्चित तौर पे मुझे लगता नहीं है कि उसके बाद कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति भी जब देखेगा कि शहर इतना साफ़ है, जो बहुत साफ़ स्वच्छ कई जगह होती है तो वहाँ पे कोई भी कचरा डालने में उसकी हिम्मत नहीं होती दूसरे व्यक्ति की। तो ऐसा वातावरण हम तैयार करेंगे देहरादून का कि कोई भी उसको ख़राब करने से पहले सामने वाले को भी कष्ट हो कि यार इतनी स्वच्छ जगह को मैं कहीं कचरा डाल के खराब तो नहीं कर रहा हूँ। ऐसा वातावरण तैयार करने का। देवभूमि उत्तराखंड में लागू यूसीसी के कुछ प्रावधान का विरोध विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के विधायक हरीश धामी का कहना है कि यूसीसी में संशोधन की जरूरत है। हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में उन्होंने स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़ा किए हैं। हमें जी हमारे साथ मौजूद है। यूसीसी लागू किया राज्य सरकार ने और अब विरोध के सुर भी उठने लगे हैं, खासकर लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के। आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं, पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ की सभ्यता के साथ साथ? देखिए, ये उत्तराखंड देवभूमि है, ये संस्कृति यहाँ पर नहीं चलेगी। सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए। जो कमियां आई हैं तो कई बार होती है, संशोधन करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हमारा तो यही कहना कि सरकार को जो है इस पे जो है फिर एक बार जो है कमेटी होकर के इनमें संशोधन करना चाहिए। और ये लिव इन रिलेशन तो उत्तराखंड के लिए, इस देवभूमि के लिए एक तरफ से कलंक है। तो इन चीज़ों को संशोधित करके उसको नए उससे पेश करना चाहिए। अच्छा सर, स्मार्ट मीटर का मुद्दा आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार गर्माता हुआ भी नजर आ रहा है। एक और तो राज्य सरकार उपलब्धियां भी गिना रही है, कह रही है कि केंद्र सरकार का ये मुद्दा है और फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी स्मार्ट मीटर लगने के बाद। तो दूसरी ओर विपक्ष इसको लेकर के नाराजगी भी जता रहा है। देखिए, आप पहले तमाम स्ट्रक्चर तैयार नहीं कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, तो उस स्मार्ट मीटर का क्या फ़ायदा भाई? यहाँ तो आप कैशलेस कर सकते हैं मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में अभी कई क्षेत्र आपके ऐसे हैं जो अभी नेटवर्किंग से जो है वंचित हैं। तो ऐसी स्थिति में जब तक पूरा राज्य इसके जो है इंटरनेट से नहीं जुड़ जाता, तब तक ये जो है इस तरह से जो है मीटर नहीं लगने चाहिए। पहले एक तरफ से पूरे राज्य का स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, पूरा राज्य उसके लिए तैयार हो, तब उसके लिए जो है एक नियम के अनुसार उसको लगाना चाहिए। अच्छा सर, जैसे राज्य में राष्ट्रीय खेल हुए, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र से आप आते हैं, आपके यहाँ के जो खिलाड़ी हैं कितना फायदा उन लोगों को मिल पाता है ताकि वो आकर के मजबूती से यहाँ पर खेल सके, क्योंकि खेल प्रदेश बनाना चाहती है उत्तराखंड सरकार राज्य को? देखिए, इसके लिए तो मैंने खुद अपने सोशल साइट से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। ये बहुत अच्छा जो ओलंपिक का एक आयोजन हुआ उत्तराखंड में, उसके लिए मैं सरकार को जो है विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व जो हमारे वित्त मंत्री थी इंदिरा हृदय जी स्वर्गीय, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। ये जो स्टेडियम बने ये सब उन्हीं की देन थी। और ये जो आयोजन किया गया, वर्तमान जो युवा मुख्यमंत्री हैं उनकी सोच थी, बहुत अच्छा आयोजन हुआ, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और ये उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। और मैं एक और मांग करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो तमाम जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां मैदान नहीं है, वहां पर मिनी स्टेडियम का निर्माण करवाएं, ताकि आने वाले समय में इस उत्तराखंड के युवा अपने खेल का जो हौसला है, जो परिचय है, वो देश और दुनिया को दिखा सकें। आज जो कुछ कमियां मेडल लाने में रही हैं, उत्तराखंड में रही होंगी, वो कमियां भी दूर होंगे। और निश्चित तौर पर जब हमारे पास संसाधन होंगे तो आने वाले समय में इस उत्तराखंड के युवा
पूरे देश और दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। और इस आयोजन के लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। सर, अंतिम सवाल बस मेरा ये है कि जिस तरह से शीतकालीन यात्रा भी इस बार चली, ग्रीष्मकालीन यात्रा तो चलती ही है, ऐसे में कुमाऊं की यात्रा किस तरह से हो सके, वहाँ का जो रोजगार है वो डेवलप हो सके, उसके लिए किस तरह की काम भी कर रही है सरकार, और आप किस तरह से निवेदन भी उन सरकार से कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमको अपने सड़कों को दुरुस्त करना पड़ेगा। और जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे तो हमने कहा था कि हमारी इकोनॉमी पर्यटन से होगी, हर्बल से होगी, ऊर्जा से होगी। और आज मैं देख रहा हूँ कि तीनों स्तरों पे काम बहुत ना के बराबर है। जब तक सड़क हमारे जो है सड़कों की सुविधाएं अच्छी नहीं होंगी तब तक हमारा पर्यटन का व्यवसाय नहीं बढ़ सकता। और मैं चाहूँगा कि इस पे सरकार जो है बेहतरीन से बेहतरीन सड़क बनाए और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करे। और जिन एरियाओं में जो हमारे धार्मिक स्थल हैं या पर्यटनिक जो क्षेत्र हैं वहाँ पे सुविधाओं के लिए जो एक बैंक के साथ एक ऐसा MOU हो कि बेरोजगार युवा को कठिनाइयों के साथ नहीं बल्कि सरलता से वहाँ पे ऋण मिल जाए, जिससे कि वो अपना व्यवसाय कर सके और अपने आप को पर्यटन के व्यवसाय से जोड़ सके। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए हरीश धामी जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर। थराली के देवाल विकासखंड के बेराघार के बमोटिया तोक में पिछले 70 वर्षों से रह रहे परिवारों को वन विभाग ने भूमि खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है, जिससे इन परिवार के सामने अब आवास का संकट भी मंडराने लगा है। पिछले कुछ दिनों से जो वन विभाग द्वारा बेदखली के नोटिस तमाम भूमिहीन किसानों को जारी किए गए हैं, इस पर तमाम किसानों की कल देवाल में बैठक हुई और उन्होंने ये निर्णय लिया कि जब तक सरकार हमें भूमि का मालिकाना हक न दे और ये बेदखली के नोटिस वापस न करे, तब तक ये अनिश्चितकालीन आंदोलन उत्तराखंड किसान सभा पिंडर क्षेत्र के बैनर तले यहाँ थराली तहसील में आयोजित होगा। और आज ये धरने का प्रथम दिन है। हमारा स्पष्ट कहना है कि 3-3, 4-4 पीढ़ियों से ये लोग वहाँ रह रहे हैं। प्रदेश के इन पहाड़ी जनपदों से जो साधन संपन्न लोग हैं वो मैदानों की ओर शिक्षा के अभाव में, स्वास्थ्य के अभाव में, लोक परिवहन की व्यवस्था के अभाव में, रोजी रोटी के अभाव में वो पलायन कर रहे हैं। ये सारे भूमिहीन, साधनहीन लोग हैं जो पीढ़ियों से यहाँ बसे हैं। इनका रेगुलराइजेशन, इनका विनियमितीकरण किया जाना चाहिए। 2006 में केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया था, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक। ग्राम सभा बेराधार बमोटिया से हूँ। हम लोगों को जो वन भूमि खाली करने का नोटिस, उस संबंध में आज हम लोगों ने जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। बमोटिया में जो है आंगनबाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, महोदय वहाँ पे जो है कि 30 या 35 इंदिरा आवास भवन, तमाम सरकारी का वहाँ पे गारंटी रोजगार से तमाम सरकारी लाखों रुपए का रोजगार वहाँ पे होता है। और पोलिंग बूथ वहाँ पे पोलिंग बूथ स्थित है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर डोईवाला के लच्छीवाला में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस मौके पर लगने वाले मेले में लोग पूजा अर्चना के साथ ही झूलों का भी मजा भी लेंगे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस ने मेले का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। झूले में इस बार तो एक तो ये डबल वाला नाव है, जिसमें डबल नाव होती है। इसमें पहले सिंगल होती थी, अब क्या डबल है। और कुआ मारुति का है, पिछले साल मोटरसाइकिल का था, इस बार मारुति चलेगी इसके अंदर। और बच्चों के भी अच्छे आइटम है, फैंसी आइटम है। झूले तो वही नॉर्मल है। देखो जी, हमारे टिकट तो वही पिछले साल वाले चल रहे हैं, लेकिन तेल के रेट भी बढ़ गए हैं, गाड़ी के रेट भी बढ़ गए हैं। हम तो उसी रेसों पे चला रहे हैं जो पिछले साल चलाए थे, उसी रेसों पे चल रहा है हमारा तो। लेकिन हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। जी खुद हमारे इंजीनियर हैं, हमारे लड़के हैं, खुद चेकिंग करते हैं, सारा काम खुद देखते हैं, हम लोग खुद देखते हैं। मैं मालिक हूँ इन झूलों का, मैं खुद देखता हूँ काम को, सारा चेक करता हूँ, अपने हाथ से टाइट फिटिंग सब देखता हूँ। टेस्ट करने के बाद ही चालू करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।